स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल यूनिक लेव ऑफ नॉलेज और मेरा नाम है उग्रसेन पूनिया। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे लेसन क्लास 12 का पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो उसका ये अंतिम पार्ट है। आज इस पार्ट के अंदर ये लेसन है वो पूरा हो जाएगा। तो चलिए हम लास्ट पार्ट पढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। जो पोइट आने वाला था जेमिनाई स्टूडियो के अंदर वो कौन था और उसने क्या मैसेज दिया था। तो चलिए शुरू कर देते हैं। एट लास्ट आखिरकार अराउंड 4 इन द आफ्टरनून दोपहर के 4 बजे द पोएट और द एडिटर, अब जो पोएट था या एडिटर था अभी इनको पता नहीं है वो एडिटर था या पोएट था, अराइव्ड वो पहुंच गया, जेमिनाई स्टूडियो में आ गया। ही वॉज ए टॉल मैन, वो एक टॉल मैन था यानी लंबाई उसकी अच्छी थी। वेरी इंग्लिश, और बहुत ही एक अंग्रेज व्यक्ति होता है उसकी तरह वो था, क्योंकि वो इंग्लैंड का था तो अंग्रेज तो था ही। वेरी सीरियस, बहुत ही ज़्यादा गंभीर किस्म का इंसान था। एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन, ऑफ कोर्स का अर्थ होता है निस्संदेह, अननोन अनजान था टू ऑल ऑफ अस, हम सभी के लिए। यानी जेमिनाई स्टूडियो के अंदर जितने भी लोग काम करते थे उनके लिए वो अननोन था, अनजान था। बैटलिंग विद हाफ ए डजन पेडेस्टल फैंस, बैटलिंग करता है सामना करते हुए, हाफ ए डजन यानी तकरीबन 6 आधा दर्जन। पेडेस्टल फैन कहते हैं टेबल फैन जो होते हैं उनको बोलते हैं। तो जो आधा दर्जन पेडेस्टल फैन रखे हुए थे उनका सामना करते हुए, यानी उन पेडेस्टल फैन के सामने ऑन द शूटिंग स्टेज, स्टेज के ऊपर यानी मंच लगा हुआ था उसके ऊपर ये फैन रखे हुए थे, और उसी मंच के ऊपर उस शूटिंग स्टेज पर द बॉस रेड आउट, अब जो बॉस था रेड आउट, उन्होंने पढ़ा ए लॉन्ग स्पीच, एक लंबा भाषण। यानी एस वासन जो थे जेमिनाई स्टूडियो के जो बॉस थे उन्होंने एक लंबा स्पीच दिया। इट वॉज ऑब्वियस देट, अब ये बात ऑब्वियस का अर्थ होता है स्पष्ट, अब ये बात स्पष्ट थी कि ही टू न्यू प्रेसिस लिटिल, कि वो भी बहुत कम जानते थे अबाउट द पोएट और द एडिटर, उस पोएट के बारे में या वो एडिटर था उसके बारे में, जो भी वो आने वाला था जेमिनाई स्टूडियो में आया था एक्चुअली में, तो उसके बारे में जो एस वासन थे जो कि जेमिनाई स्टूडियो के बॉस थे। यहाँ पे बताया है आपको ही टू न्यू प्रेसिस लिटिल, लिटिल नेगेटिव शब्द होता है, इसका मतलब है बहुत ही कम, वो भी बहुत कम जानते थे उस व्यक्ति के बारे में, उनको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं था। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स, अब जो उनका स्पीच था यानी एस वासन का जो स्पीच था, उन्होंने जो स्पीच दिया था वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स, उसके अंदर जनरल टर्म्स यानी सामान्य बातें थी। बट हियर एंड देयर, लेकिन बीच बीच में यहाँ वहाँ, इट वॉज पेपर्ड विद वर्ड्स, इसके अंदर शब्द बिखरे पड़े थे। पेपर का अर्थ होता है बिखरे पड़े होना, छितरे पड़े होना। तो जो उन्होंने स्पीच दिया था उस स्पीच के अंदर कुछ शब्द है वो बिखरे हुए पड़े थे, यानी बीच बीच में उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया था, लाइक फ्रीडम, जैसे कि फ्रीडम शब्द का इस्तेमाल किया, एंड डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोकतंत्र, और फ्रीडम का तो आपको पता ही है आज़ादी। तो ये जो फ्रीडम और डेमोक्रेसी शब्द है ये एस वासन ने जो स्पीच दिया था उस स्पीच के अंदर इन शब्दों का बीच बीच में उसने इस्तेमाल किया था, इसीलिए यहाँ पे शब्द लिखा है पेपर्ड विद, तो बीच बीच के अंदर ये शब्द है वो यूज किए गए थे। देन द पोइट स्पोक, उसके बाद में जो पोइट था जो आया था, पोइट या एडिटर जो भी आप उसको मान सकते हो, वो बोला ही कुडंट हैव एड्रेस्ड, वो एड्रेस का अर्थ होता है संबोधित करना, तो वो जो पोइट था कुडंट हैव एड्रेस्ड, वो संबोधित नहीं कर सकता था ए मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस, इतनी अधिक, डेज्ड मतलब भौचंकी, एंड साइलेंट ऑडियंस, और इतनी ज़्यादा चुप जो ऑडियंस थी सामने, क्योंकि सभी जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा भौचंके थे और चुप थे। अब भौचंके क्यों थे? क्योंकि उनको पता ही नहीं था भाई ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये है कौन एक्चुअली के अंदर, ये पोइट है, कवि है, और ये कौन से विषय के ऊपर बोलने वाला है, इसका मकसद क्या है बोलने का, किसी को कुछ भी नहीं पता था। इसलिए जो ऑडियंस थी वो बहुत ज़्यादा डेज्ड थी, भौचंकी थी, और वो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट थे, सुनना चाहते थे उसको भी ये क्या बोलने वाला है। नो वन न्यू, कोई भी नहीं जानता था व्हाट ही वॉज टॉकिंग अबाउट, कि वो किस बारे में बात कर रहा था। यानी जो पोइट है उसने बोलना शुरू किया लेकिन सामने जो लोग बैठे थे उनको तो पता ही नहीं था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। एंड हिज एक्सेंट, अब वजह क्या थी कि पता क्यों नहीं चला, देखिए यहाँ पे आपको बताया, एक्सेंट कहते हैं बोलने का तरीका, उच्चारण का जो लहजा होता है ना वो, तो उसका जो एक्सेंट था ना, जो बोलने का तरीका, डिफीटेड एनी अटेम्प्ट, उसने हर प्रयास को हरा दिया। टू अंडरस्टैंड, समझने का जो भी प्रयास श्रोताओं ने किया उसमें वो हार गए। व्हाट ही वाज सेइंग, जो भी वो कह रहा था उसको समझने की खूब कोशिश करी श्रोताओं ने, लेकिन उनका जो भी अटेम्प्ट था समझने का कि उसकी लैंग्वेज को वो समझ पाए,
वो समझने में वो हार गए थे, यानी उसका एक्सेंट ऐसा था, बोलने का तरीका ऐसा था उस पोएट का कि सामने जो लोग बैठे थे उनको कुछ भी समझ में नहीं आया था। द होल थिंग लास्टेड, लास्ट का अर्थ होता है चलना, जारी रहना। द होल थिंग लास्टेड, तो ये जो पूरा माजरा है ये चलता रहा अबाउट एन आवर, 1 घंटे तक। 1 घंटे तक वो जो पोइट था वो बोलता रहा। देन द पोइट लेफ्ट, उसके बाद में जो पोइट था वो चला गया। एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड, और हम सभी जो भी लोग सुन रहे थे सामने जो श्रोता थे, डिस्पर्स्ड मतलब छितर गए, यानी इधर उधर चले गए, बिखर गए। इन अटर बैफलमेंट, और कैसे अटर का मतलब होता है पूर्ण, बैफलमेंट कहते हैं उलझन को। तो हम पूरी उलझन के अंदर इधर उधर बिखर गई, क्योंकि वो पोइट जब चला गया, स्पीच देने वाला व्यक्ति, तो जो श्रोता थे वो भी इधर उधर हो गए। लेकिन यहाँ पे बताया है कि अटर बैफलमेंट के अंदर, यानी पूरी तरह से उलझन में, क्योंकि सब तो एक समझ में आया नहीं था इनको कि उस व्यक्ति ने बोला क्या है, उसका एक्सेंट ही ऐसा था, इसलिए यहाँ पे लिखा है ये। What are we doing? हम क्या कर रहे हैं? What is an English poet doing? और एक इंग्लिश पोइट क्या कर रहा है इन ए फिल्म स्टूडियो, एक ऐसे फिल्म स्टूडियो में विच मेक्स तमिल फिल्म्स, जो केवल तमिल फिल्में बनाता है, फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल, सबसे साधारण प्रकार के जो लोग होते हैं उनके लिए। तो एक ऐसा स्टूडियो जो कि तमिल फिल्में बनाता है, और वो फिल्में सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ का अर्थ होता है के प्रकार के, तो सबसे साधारण प्रकार के लोगों के लिए तमिल फिल्में बनाता है। ऐसे स्टूडियो के अंदर एक इंग्लिश पोइट का क्या काम है? अब ये क्वेश्चन था एक। पीपल, लोग, हुज लाइव्स लीस्ट अफोर्डेड, अब ऐसे लोग जिनका जीवन जो है, अफोर्ड का अर्थ होता है अफोर्ड करना, सहन करना आप बोल सकते हो। पीपल हुज लाइव्स लीस्ट अफोर्डेड देम, अब तो वे लोग जिनका जीवन बहुत ही कम अफोर्ड कर पाता था, द पॉसिबिलिटी, इस संभावना को, ऑफ कल्टिवेटिंग ए टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री। कल्टिवेट का अर्थ होता है पैदा करना, निर्माण करना, टेस्ट मतलब रुचि, फॉर इंग्लिश पोइट्री। तो अब जो लोग थे वहाँ पर, उनका जो जीवन था वो इस तरह का जीवन था कि उसके अंदर पॉसिबिलिटी की संभावना बहुत ही कम थी। अब किस चीज़ की पॉसिबिलिटी की संभावना? इंग्लिश पोइट्री के लिए टेस्ट को पैदा करना, यानी इंग्लिश पोइट्री के प्रति रुचि जागृत करना अपने अंदर। तो इसकी संभावना बहुत ही कम थी, क्योंकि उन लोगों का जीवन शैली है वो अलग ही था। जो जेमिनी स्टूडियो के अंदर काम करते थे उनको इंग्लिश वगैरह से ज़्यादा सामना होता नहीं था। द पोएट, अब जो पोएट था, लुक्ड प्रेटी बेफल्ड टू, वो भी बहुत ज़्यादा बेफल्ड यानी बहुत चंका दिखाई दिया। अब पोएट था, श्रोता तो थे ही थे, अब श्रोता जो सुनने वाले थे वो तो इसलिए बेफल्ड थे, इसलिए बहुत चंके थे कि भाई ये कह क्या रहा है, उसको उनको समझ में नहीं आ रहा था। और जो पोएट था वो बोचंका रह गया था। अब उसका बोचंका रहने का क्या मतलब था? देखिए, फॉर, क्योंकि ही टू मस्ट हैव फेल्ट, उसने भी महसूस किया होगा, द सीयर इनकॉन्ग्रुइटी, सीयर मतलब शुद्ध, इनकॉन्ग्रुइटी कहते हैं असंगतता को, अटपटेपन को बोलते हैं। तो उसने भी असंगतता महसूस की होगी ऑफ हिज टॉक, जो उसने बातें की उनके बारे में, अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स, किस बारे में बातें करी थी? थ्रिल्स रोमांच, ट्रेवल्स कहते हैं गम या दुख को बोलते हैं। तो उस पोइट ने बातें करी थी रोमांच और दुख के बारे में, ऑफ एन इंग्लिश पोइट, एक इंग्लिश पोइट के क्या रोमांच होते हैं और क्या दुख होते हैं, क्या गम होते हैं, उसको उस बारे में बात करी। तो उसको भी वो सारी अटपटी लगी, क्योंकि वो श्रोताओं के चेहरे देख करके समझ में आ गया वो उसको कि इनको क्या समझ में ही नहीं आ रहा कि क्योंकि वो रिएक्ट इस तरीके से कर रहे थे, इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा बोचक्का था पोइट जो था वो भी। हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, अब उसका जो विजिट था जेमिनी स्टूडियो में, रिमेन का होता है रहना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है रहा, तो उसका विजिट है वो रहा इन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री कहते हैं ऐसी मिस्ट्री, ऐसा रहस्य जिसको सुलझाया ना जा सके। तो उसका जो विजिट था जेमिनी स्टूडियो में वो एक अनसुलझी पहेली बन के रह गया, एक अनसुलझा रहस्य बन करके रह गया। तो ये जो पॉइंट था उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया है जो कि आया था। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे आपको क्या बताया है, द ग्रेट प्रोज राइटर्स, कि जो महान प्रोज राइटर्स हैं, प्रोज कहते हैं गद्य को, जो महान प्रोज राइटर्स हैं ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के, मे नॉट एडमिट इट, वो इसको स्वीकार नहीं करेंगे, यानी एडमिट नहीं करेंगे। बट माई कन्विक्शन, कन्विक्शन कहते हैं विश्वास को, लेकिन मेरा विश्वास ग्रो स्ट्रोंगर डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, मजबूत होता जाता है। डेट प्रोज राइटिंग, की जो प्रोज राइटिंग है, गद्य लेखन है, इज नॉट एंड कैन नॉट बी, नहीं है और नहीं हो सकता, द ट्रू परस्यूट ऑफ ए जूनियन, परस्यूट कहते हैं व्यवसाय को, कि एक जीनियस व्यक्ति का व्यवसाय नहीं हो सकता। जो प्रोज राइटिंग है वो, यानी जो जीनियस व्यक्ति है वो
प्रोज राइटिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, उसका व्यवसाय ये नहीं हो सकता। परस्यूट का अर्थ होता है व्यवसाय। तो ये राइटर का विश्वास है, ऐसा कन्विक्शन है, और ये कह रहे हैं कि मेरा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है कि प्रोज राइटिंग है वो एक जीनियस व्यक्ति का, बहुत ज़्यादा जो टैलेंटेड व्यक्ति होता है उसका ट्रू परस्यूट नहीं हो सकता। हाँ, साइड में वो कर सकता है प्रोज राइटिंग, लेकिन उसका सच्चा व्यवसाय ये नहीं हो सकता। और साथ में ये भी बता रहा है आपको कि प्रोज राइटर्स है वो हो सकता है इससे मेरी बात से सहमत ना हो, तो इनका ये विश्वास है। अब देखिए ये बता रहे हैं कि जो प्रोज राइटिंग है, गद्य लेखन, वो किस प्रकार के व्यक्तियों के लिए होता है, किस प्रकार के व्यक्ति वो काम कर सकते हैं। इट इज़ फॉर द पेशेंट। तो जो प्रोज राइटिंग करता है राइटर के अनुसार उसके अंदर पेशेंट होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, धैर्यशील व्यक्ति चाहिए उसमें। परसिस्टेंट का अर्थ होता है अड़ियल या जिद्दी किस्म का, कि एक बार कोई गलती हो गई सुधार करे, उसके अंदर बार बार प्रयत्न करता रहे, इस टाइप का व्यक्ति होना चाहिए, परसिस्टेंट टाइप का। और दूसरा आपको बताया परजर्विंग। अब परजर्विंग का अर्थ होता है निरंतर प्रयत्न करने वाला व्यक्ति जो होता है उसको बोलते हैं। और यहाँ पे दिया ड्रज का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि छोटा जो काम होता है ना, जो मिनियल वर्क होता है, छोटा काम, उसको भी करने में उसको कोई संकोच ना हो, उसको भी वो आराम से कर पाए, उसको कहते हैं ड्रज। ठीक है, तो एक निरंतर प्रयत्न करने वाला, छोटे काम भी करने वाला जो व्यक्ति होता है, इस प्रकार का उसको होना चाहिए जो कि प्रोज राइटिंग करता है। विद हार्ट सो श्रंकन, और उसका हार्ट इतना ज़्यादा सिकुड़ा होना चाहिए। श्रंकन मतलब सिकुड़ा हुआ। डेट नथिंग कैन ब्रेक इट, कि उसके हार्ट को कोई भी तोड़ ना सके, यानी इतना ज़्यादा वो सिकुड़ा हुआ होना चाहिए उसका हार्ट। मतलब किसी भी चीज़ से, किसी भी बाधा से वो रुक जाए, ऐसा वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। प्रोज राइटिंग करने वाले व्यक्ति के अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, परसिस्टेंट जिद्दी अड़ियल होना चाहिए उसको, प्रेजरिंग ड्रज, और उसको निरंतर प्रयत्न करने वाला और छोटे काम करने वाला, मतलब उसमें कोई संकोच उसको होना नहीं चाहिए कि मैं कोई छोटा काम कर रहा हूँ। और उसका हार्ट है बहुत ज़्यादा संकीर्ण होना चाहिए, सिकुड़ा हुआ होना चाहिए कि उसको कोई भी चीज़ तोड़ ना सके। आगे आपको बताई देगी रिजेक्शन, जो रिजेक्शन स्लिप्स है, यानी मान लो कहीं पर उसने अपनी प्रोज राइटिंग भेजी, कोई मान लीजिए गद्य लेखन करके उसने कहीं पर भेजा और वहाँ पर उसको रिजेक्शन स्लिप मिल गई, यानी उसके रिजेक्ट कर दिया गया उसको। डोंट मीन ए थिंग टू हिम, तो उसके लिए इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यानी रिजेक्ट भी हो जाए उसका लिखा हुआ कोई प्रोज, तो उसको कोई भी उसके फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का व्यक्ति वो होना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? ही एट वंस सेट्स, एट वंस का अर्थ होता है तुरंत। ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग ए फ्रेश कॉपी, उसको तुरंत एक ताज़ा कॉपी बनानी शुरू कर देनी चाहिए ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस, उस लंबे गद्य के टुकड़े का, एंड सेंड्स इट ऑन टू अनदर एडिटर, और उसको एक दूसरे एडिटर को भेजना चाहिए। एनक्लोजिंग, नत्थी करते हुए, एनक्लोज का अर्थ होता है नत्थी करना। पोस्टेज, यानी जो पोस्टेज है, यानी जो डाक टिकट है, वो फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट, ताकि वो जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, जो उसने, मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं हस्तलिपि को बोलते हैं, जो हाथ से लिखा हुआ कोई प्रोज होता है उसको बोल सकते हो आप। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट उसने भेजा है उसको वापस रिटर्न के लिए एक पोस्टेज, एक लिफाफा भी भेजना चाहिए जिसके ऊपर डाक टिकट वगैरह लगा करके उसको एनक्लोज कर देना चाहिए, नत्थी कर देना चाहिए डाक टिकट से, और दूसरे एडिटर को भेज देना चाहिए। मान लीजिए किसी को, एक एडिटर को भेजा, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको रिजेक्शन स्लिप भेज दी, तो उसको हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि तुरंत एक और नई फ्रेश कॉपी बनानी चाहिए उसी प्रोज की, और एक दूसरे एडिटर को भेजना चाहिए, और जो मैन्यूस्क्रिप्ट वो भेज रहा है उसको रिटर्न के लिए, ताकि वो वापस उसको मिल सके, उसके साथ उसको एक पोस्टेज, जो पोस्ट कार्ड वगैरह होता है, लिफाफा वगैरह, वो भेजना चाहिए, और उसके ऊपर टिकटें वगैरह लगा करके। तो इस प्रकार का व्यक्ति वो होना चाहिए। इट वॉज फॉर सच पीपल, तो ये जो काम है, ये जो प्रोज राइटिंग का काम है, ये इसी प्रकार के लोगों के लिए था। दैट द हिंदू, और जो द हिंदू जो अखबार था, न्यूज़पेपर था, हैड पब्लिश्ड ए टाइनी अनाउंसमेंट, उसने एक छोटी सी घोषणा करी थी। टाइनी अनाउंसमेंट का अर्थ होता है एक छोटी सी घोषणा, यानी उसमें कोई एडवर्टाइजमेंट आया था, आप ऐसे बोल सकते हो। द हिंदू अखबार के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट आया था इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर, और ये अखबार के अंदर एडवर्टाइजमेंट कहाँ दिया हुआ था? इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर में, यानी एक महत्वहीन कोने में, एक तरफ किसी कोने में छोटी सी जगह पर ये एडवर्टाइजमेंट है वो दी हुई थी।
ऑफ एन अनइम्पोर्टेंट पेज, यहाँ पे लिख दिया देखिए एक महत्वहीन पन्ने के ऊपर, यानी बीच में कहीं पर एक कोने के ऊपर छोटी सी एडवर्टाइजमेंट दी गई थी। और एडवर्टाइजमेंट में क्या था, ए शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट की एक शॉर्ट स्टोरी की प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज्ड बाय ए ब्रिटिश पीरियोडिकल। ये एक ब्रिटिश पीरियोडिकल है, पीरियोडिकल कहते हैं पत्रिका को, कि एक ब्रिटेन की पीरियोडिकल है, पत्रिका है, वो एक शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट जो है उसका आयोजन कर रही है बाय द नेम द एनकाउंटर। और जो पीरियोडिकल थी, जो पत्रिका थी, उसका नाम क्या था, द एनकाउंटर, ये उसका नाम था, द एनकाउंटर। तो ये द एनकाउंटर है, इसने ये एड दिया था कि हम एक शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट का आयोजन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, निस्संदेह द एनकाउंटर वाजंट ए नॉन कमोडिटी। द एनकाउंटर, ये जो पत्रिका थी, वाजंट ए नॉन कमोडिटी, कमोडिटी कहते हैं वस्तु को, तो ये एक जानी हुई वस्तु नहीं थी, यानी जानी हुई चीज़ नहीं थी अमोंग द जेमिनाइन लिटरेटी। जो जेमिनाइन स्टूडियो के लिटरेटी थे, यानी जो पढ़े लिखे जो लोग थे जेमिनाइन स्टूडियो के अंदर काम करते थे, वो इस पत्रिका के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानते थे, उनको पता ही नहीं था इसके बारे में। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया। अब यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं, देखिए अशोकामित्रन कह रहे हैं, आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया, कि मैं एक आइडिया प्राप्त करना चाहता था ऑफ द पीरियोडिकल, इस पत्रिका के बारे में, यानी मैं कुछ जानना चाहता था इस पत्रिका के बारे में। बिफोर आई स्पेंट ए कंसिडरेबल सम, इससे पहले कि मैं, कंसिडरेबल का अर्थ होता है काफ़ी, और सम का अर्थ होता है रकम, यानी रुपए वगैरह, पैसे वगैरह। तो वो कह रहे हैं कि मैं इस पीरियोडिकल के बारे में कुछ जान लेना चाहता था। बिफोर आई स्पेंट ए कंसिडरेबल सम, इससे पहले कि मैं उसके ऊपर कुछ पैसे खर्च करूं, काफ़ी रकम खर्च करूं, इन पोस्टेज, पोस्टेज के अंदर या डाक टिकटों के ऊपर, सेंडिंग ए मैन्यूस्क्रिप्ट, एक मैन्यूस्क्रिप्ट भेजने में, क्योंकि राइटर हैं वो भी एक मैन्यूस्क्रिप्ट भेजना चाहते थे, एक हस्तलिपि अपने हाथ से लिखा हुआ कोई प्रोज है वो भेजना चाहते थे, इस प्रतियोगिता के अंदर हिस्सा लेना चाहते थे। एक शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट कौन आयोजित कर रहा था, द एनकाउंटर पीरियोडिकल, ये पत्रिका, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर अपना जो हस्तलेखन किया हुआ मैन्यूस्क्रिप्ट था वो भेजना चाहते थे, लेकिन इनका मानना ये था कि मैं इस पत्रिका के बारे में थोड़ा सा पहले जान लूँ कि ये पत्रिका क्या है, कहीं फर्जी तो नहीं है, ठीक है। तो यही इन्होंने बताया, टू इंग्लैंड, और कहाँ पर भेजना था मैन्यूस्क्रिप्ट को, इंग्लैंड में भेजना था, क्योंकि ये जो पत्रिका थी ये इंग्लैंड की ही थी। इन दोज डेज, उन दिनों, द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, जो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी थी, हैड एन एंट्रेस, उसके अंदर एक एंट्रेस था, प्रवेश द्वार था, विद नो लॉन्ग विंडेड साइन बोर्ड्स, जिसके अंदर कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ था, ठीक है, कोई भी साइन बोर्ड वहाँ पर था नहीं, जिसके अंदर ये गए थे, ये जो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी थी, तो कोई भी वहाँ पे साइन बोर्ड नहीं था, एंड नोटिसेस, और कोई भी नोटिस भी नहीं लगा हुआ था, टू मेक यू फील, जो आपको ये महसूस करवा सके, यू वर स्नीकिंग इनटू ए फॉरबिडन एरिया। स्नीक इनटू का अर्थ होता है चुपके से घुस जाना किसी जगह में, फॉरबिडन एरिया कहते हैं ऐसा एरिया जहाँ पर जाने के लिए मना ही हो, कोई जा नहीं सकता। तो ये बता रहे हैं कि ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जो है उसमें एंट्रेंस द्वार था, प्रवेश द्वार था, लेकिन वहाँ पर कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ था और कोई नोटिस नहीं लगा हुआ जिससे आपको ये पता चले कि आप एक निषेध क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, एक मनाही इलाके के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा कुछ वहाँ पर था नहीं। तो राइटर जो है वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी के अंदर चले गए, वहाँ पे कोई मनाही थी नहीं, कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं था। उसके बाद में देखिए, एंड देयर वर कॉपीज, और वहाँ पर बहुत सारी कॉपीज पड़ी थी ऑफ द एनकाउंटर। ये जो द एनकाउंटर, ये जो पत्रिका थी पीरियोडिकल जिसने वो कंटेस्ट आयोजित कर रखी थी, तो बहुत सारी कॉपीज पड़ी थी उसकी, लाइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज, अलग अलग अवस्थाओं में पड़ी थी, और फ्रेशनेस, ताजगी की, यानी एकदम ताज़ा, एकदम फ्रेश, एकदम नई कॉपी जो है द एनकाउंटर की वहाँ पे पड़ी हुई थी। ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर, लगभग रीडर के द्वारा अनटच्ड थी, यानी रीडर ने उनको छुआ तक नहीं था, एकदम नई कॉपीज जो है वो वहाँ पे पड़ी हुई थी द पीरियोडिकल जो पत्रिका थी उसकी। व्हेन आई रेड द एडिटर्स नेम, अब आपको कह रहे हैं कि जब मैंने एडिटर का नाम पढ़ा उस पीरियोडिकल पर, उस पत्रिका पर, जब मैंने देखा कि एडिटर कौन है इसका, आई हर्ड ए बेल रिंगिंग, तो मेरे बेल जो है एक घंटी बजने लगी, मुझे घंटी बजती हुई सुनाई दी, इन माई श्रंकन हार्ट, मेरे सिकुड़े हुए दिल में घंटी बजने लगी, ये कह रहे हैं। यानी आप ऐसे बोल सकते हो एकदम से बहुत गजब का इनको आश्चर्य हुआ जब इन्होंने एडिटर का नाम देखा। इट वॉज द पोइट, और ये कौन था, ये वही कवि था, वही पोइट था, हु हैड विजिटेड द जेमिनाइन स्टूडियोज, जिसने जेमिनाइन स्टूडियो का विजिट किया था।
जिसकी जो लैंग्वेज थी, एक्सेंट, जो इनको समझ में ही नहीं आई थी। 1 घंटे तक वो बोल के गया था। अभी जब इसने द एनकाउंटर का जो एडिटर का नाम देखा तो इसके ऊपर उसी का नाम लिखा हुआ था जो वो पोइट आया था। पहले उस टाइम तो इसको पता ही नहीं था, ना किसी को पता था, दूसरे व्यक्ति को, जेमिनी स्टूडियो में जो काम करते थे। लेकिन अब इसको पता चल गया था कि द एनकाउंटर जो पीरियोडिकल है उसका एडिटर जो था वो आया था जेमिनी स्टूडियो के अंदर। उस टाइम इनको नहीं पता था कि वो पोइट है या एडिटर है या कौन है। आई फेल्ट लाइक, अब आपको क्या बता रहे हैं यहाँ पे, राइटर कह रहे हैं आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड ए लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैंने एक मेरा जो काफ़ी लंबे समय से खोया हुआ भाई मुझे मिल गया हो। एंड आई सेंग, और मैं गीत गा रहा था, एज आई सील्ड द एनवलप, और साथ ही साथ मैं क्या कर रहा था, लिफाफे को सील कर रहा था, एनवलप को सील कर रहा था। एंड रोट आउट हिज एड्रेस, और उसका एड्रेस इसके ऊपर लिख रहा था। तो एक बात तो इसको पता चल गया था कि जो व्यक्ति आके गया था, जिसको बारे में ये कह रहे थे कि पता नहीं ये पोएट है या पता नहीं ये एडिटर है, तो वो बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी। वो जो व्यक्ति आके गया था वो कौन था, द एनकाउंटर जो पत्रिका थी, पीरियोडिकल थी, उसका एडिटर था। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको पता चल गया और इन्होंने लिफाफे के अंदर अपना जो प्रोज जो है वो डाल करके उसका ऊपर अपना इसका एड्रेस लिखा, ये जो पत्रिका थी इसका, क्योंकि यही पत्रिका शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट आयोजित कर रही थी। आई फेल्ट दैट, मैंने महसूस किया कि ही टू वुड बी सिंगिंग, कि वो भी गा रहा होगा द सेम सॉन्ग, इसी गीत को, एट द सेम टाइम, इसी समय, लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स, कि भारतीय फिल्मों के अंदर लंबे समय से खोए हुए भाई होते हैं, डिस्कवर ईच अदर, वो एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग, एक ही गीत को गाकर, इन द फर्स्ट रील, पहली रील के अंदर, यानी पहले भाग के अंदर एक दूसरे को एक ही गीत गा करके वो ढूंढ लेते हैं। तो भारतीय फिल्मों के अंदर ऐसा होता है, शुरू के अंदर छोटे बच्चे होते हैं, वो गुम हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, और उसके बाद में लास्ट के अंदर एक ही गीत को गा करके वो दोनों मिल जाते हैं। तो ऐसा अब इसको फील हो रहा था यहाँ पे। एंड इन द फाइनल रील, और अंतिम रील में, फाइनल जो रील होती है ऑफ द फिल्म, फिल्म की जो फाइनल रील होती है उसके अंदर वो एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं एक ही गीत को गाकर। स्टीफन स्पेंडर, अब उसका नाम भी बताया यहाँ पे, आप याद रख सकते हैं, जो आकर के गया था, इंग्लिश पोइट था, सॉरी इंग्लिश एडिटर था ये, और द एनकाउंटर जो पीरियोडिकल थी उसका एडिटर था, और उसका नाम क्या था, स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन, दैट वाज हिज नेम, यही उसका नाम था, स्टीफन स्पेंडर। तो आप इसको याद रख सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। एंड ईयर्स लेटर, और कई सालों के बाद, व्हेन आई वाज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जब मैं जेमिनी स्टूडियो से बाहर था, एंड आई हैड मच टाइम, अब मेरे पास बहुत सारा टाइम था, यानी जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिया था राइटर ने और इनके पास अब खूब सारा टाइम था, बट नॉट मच मनी, लेकिन ज़्यादा इनके पास पैसे नहीं थे। एनीथिंग एट ए रिड्यूस्ड प्राइस, कोई भी चीज़ जो कि रिड्यूस्ड प्राइस पर होती, यानी घटे हुए प्राइस पर होती, यानी कम दामों के अंदर कोई भी चीज़ मिलती, अट्रैक्टेड माई अटेंशन, तो वो मेरे ध्यान को खींच लेती थी। कोई भी सस्ती चीज़ होती तो वो इनके ध्यान को खींच लेती थी, क्योंकि इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे बताया है ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर, और ये फुटपाथ कहाँ पर था, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने, किसके सामने, द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस था, उसके फुटपाथ पर, यानी इस पोस्ट ऑफिस के सामने फुटपाथ पर, देयर वाज ए पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स, पाइल कहते हैं ढेर को, ढेर लगा हुआ था, ब्रांड न्यू बुक्स, नई नई बुक्स का, फॉर 50 पैसे ईच, और एक बुक का प्राइस क्या था, 50 पैसे। एक्चुअली, वास्तव में, दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, वे एक ही बुक की कॉपीज थी, यानी एक ही बुक थी, अलग अलग बुक्स नहीं थी वहाँ पर। एन एलिगेंट पेपरबैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, और जो उनका पेपरबैक था, एलिगेंट कहते हैं शानदार, आप बोल सकते हो भव्य, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। पेपरबैक कहते हैं बाहरी आवरण को, ये जो इस किताब का पेपरबैक था, जो बाहरी आवरण था, वो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट था, शानदार था। ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, और अमेरिकन ओरिजिन था इसका, यानी अमेरिका से इसकी उत्पत्ति हुई थी। अब यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है कि ये बुक है वो किस बारे में थी, स्पेशल लो प्राइस्ड स्टूडेंट एडिशन। ये जो बुक है ये बहुत ही लो प्राइस की थी, कम प्राइस की थी, स्टूडेंट एडिशन, यानी विद्यार्थियों के लिए ये थी। इन कनेक्शन विद का अर्थ होता है के संबंध में, यानी ये किताब है, ये जो बुक है ये किस बारे में थी, किसके संबंध में थी, द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन,
रशियन रिवॉल्यूशन जो थी, यानी रशियन जो क्रांति थी, रिवॉल्यूशन क्रांति को बोलते हैं, उसकी 50वीं वर्षगांठ के संबंध में ये थी। तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं, आई पेड 50 पैसे, मैंने 50 पैसे दिए, एंड पिक्ड अप ए कॉपी ऑफ द बुक, और मैंने उस किताब की एक कॉपी है वो उठा ली। अब यहाँ पे देखिए आगे आपको बताया है उस बुक का नाम क्या था। सबसे महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखें, द गॉड दैट फेल्ड, ये बुक का नाम था, द गॉड दैट फेल्ड। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें हैं आपके एग्जाम के हिसाब से अभी जो मैं पढ़ने वाला हूँ आगे। तो एक तो इस बुक का नाम याद रखें, ये जो बुक थी 50 पैसे में जो खरीदी थी, रशियन रिवॉल्यूशन की 50वीं वर्षगांठ के बारे में थी, और स्टूडेंट एडिशन थी, लो प्राइस थी। ठीक है, द गॉड दैट फेल्ड। ठीक है, 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स, 6 एमिनेंट, एमिनेंट कहते हैं विख्यात, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं उनको बोलते हैं, मैन ऑफ लेटर्स कहते हैं विद्वान व्यक्तियों को। तो 6 विख्यात विद्वान जो लोग थे, इन 6 सेपरेट एसेज, उन्होंने 6 अलग अलग एसेज में, लेखों में डिस्क्राइब देयर जर्नीज, अपनी जर्नी का वर्णन किया था, इनटू कम्युनिज्म। कम्युनिज्म के अंदर, साम्यवाद के अंदर वो गए, साम्यवाद का उन्होंने समर्थन किया पहले तो साम्यवाद के अंदर की जो जर्नी थी उसका डिस्क्रिप्शन उसमें दिया हुआ था, वर्णन किया हुआ था, एंड देयर डिसइल्यूजन्ड रिटर्न, और साथ में क्या था, डिसइल्यूजन, यानी डिसइल्यूजन का अर्थ होता है जब अपना भ्रम टूट जाता है किसी के बारे में, तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं, वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो इस बुक के अंदर 6 जो विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने अलग अलग एसेज में लिखा था, 6 एसेज लिखे हुए थे, उसमें लेख थे जिसमें ये लिखा हुआ था किस तरीके से वो कम्युनिज्म का पहले समर्थन करते थे, और जब उनका भ्रम टूटा तो वो वापस लौट आए, यानी कम्युनिज्म का उन्होंने समर्थन करना बंद कर दिया। अब उन लेखकों में, उन राइटर्स में कौन कौन थे, आंद्रे गाइड ये थे, और रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर किलोस, ये देखिए आर्थर कोएस्टलर, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। ये नाम देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक नाम ये भी था, स्टीफन स्पेंडर, जो कि द एनकाउंटर पीरियोडिकल के एडिटर भी थे, और जो जेमिनी स्टूडियो के अंदर आकर के भी गए थे। यहाँ पे देखिए जैसे ये नाम पढ़ा राइटर ने, स्टीफन स्पेंडर, सडनली द बुक अज्यूम ट्रिमेंडस, अज्यूम का अर्थ होता है पा लेना, ट्रीमेंडस का अर्थ होता है अत्यधिक, जबरदस्त। तो अचानक से क्या हुआ, जो किताब थी जो कि 50 पैसे में इन्होंने खरीदी थी, उसके बारे में बता रहे हैं कि उसने ट्रीमेंडस सिग्निफिकेंस को पा लिया, यानी सिग्निफिकेंस कहते हैं महत्व को, यानी उस किताब का महत्व एकदम से बढ़ गया जैसे इन्होंने स्टीफन स्पेंडर नाम उसके ऊपर लिखा हुआ देखा। क्योंकि स्टीफन स्पेंडर एक मतलब ऐसे व्यक्ति थे जिनको ये जानते थे, जो उनके स्टूडियो के अंदर आकर के गए थे। स्टीफन स्पेंडर द पोएट, ये वही कवि थे हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज, जिन्होंने जेमिनी स्टूडियो का विजिट किया था। इन ए मोमेंट, एक ही पल में, आई फेल्ट ए डार्क चेम्बर ऑफ माई माइंड, मैंने अपने माइंड का जो डार्क चेम्बर था, जो अंधेरा कक्ष था, लिट अप, उसको पाया कि वो लिट अप हो गया था, प्रकाशित हो गया था, बाई हेजी इल्यूमिनेशन। हेजी का अर्थ होता है वैसे तो धुंधला जो होता है उसको बोलते हैं, और इल्यूमिनेशन का अर्थ होता है मतलब जगमगाहट को आप बोल सकते हो, प्रकाश को बोल सकते हो। तो ये कह रहे हैं कि मेरा जो माइंड का जो एक हिस्सा जो कि डार्क चेम्बर था, जिसमें अधूरी जानकारी थी, वो अब लिट अप हो गया था बाई हैजी इल्यूमिनेशन, एक अस्पष्ट सी जगमगाहट से। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियोज, कि जेमिनी स्टूडियो पे जो स्टीफन स्पेंडर था उसके प्रति जो रिएक्शन करी थी, यानी लोगों की जो रिएक्शन थी कि ये व्यक्ति कौन है और मतलब किस लिए आया है, तो ये जो रिएक्शन थी जेमिनी स्टूडियो में उसके प्रति, वॉज नो लॉन्गर ए मिस्ट्री, अब एक मिस्ट्री नहीं रही थी। आपको शुरू में बताया था, आपने पढ़ा था तब, वहाँ पे बताया था कि उसके जो विजिट था जेमिनी स्टूडियो में, वो एक मिस्ट्री बन के रह गया था। यहाँ पे अब ये मिस्ट्री है वो ओपन हो गई है, खुल गई है, उसका भेद खुल गया है कि वो कौन था। तो अब यहाँ पे ये बता रहे कि वो अब मिस्ट्री नहीं रहा था, पता चल गया था कि वो कौन था। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज, जेमिनी स्टूडियो के जो बॉस थे एस वॉटसन, मे नॉट हैव मच टू डू विद, टू डू विद का अर्थ था कोई लेना देना होना, हैव टू डू विद, ठीक है। तो मे नॉट हैव मच टू डू विद, तो बॉस का कोई लेना देना नहीं था स्पेंडर्स पोइट्री, स्टीफन स्पेंडर की पोइट्री से, यानी उनकी कविताओं से तो बॉस का कोई लेना देना नहीं था। बट नॉट विद इज गॉड दैट फेल्ड, लेकिन उनकी जो बुक थी ना गॉड दैट फेल्ड, इससे तो लेना देना था उनका, क्योंकि इस बुक के अंदर क्या बताया गया था, साम्यवाद के बारे में, कम्युनिज्म के बारे में बताया गया था। ये जो बुक थी गॉड दैट फेल्ड, कि किस तरीके से इसमें बताया गया था कि पहले ये कम्युनिज्म का समर्थन करते थे और उसके बाद में जब इनका भ्रम टूटा तो ये कम्युनिज्म के खिलाफ हो गए। इसमें स्टीफन स्पेंडर भी एक राइटर थे
तो ये जो बुक है ना, इससे तो उनका लेना देना था। तो अब इनका वो स्पष्ट हो गई थी बात कि ये क्यों आए थे, क्योंकि पहले तो वो देखिए MRA आया था, मोरल रीआर्मामेंट आर्मी आया था, उसने कम्युनिज्म के खिलाफ एक संदेश दिया था। और उसके बाद में स्टीफन स्पेंडर आए, तो ये भी कहीं ना कहीं कम्युनिज्म से जुड़े हुए थे, साम्यवाद से जुड़े हुए थे। तो अब ये बात है बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन था हमारा पोइट्स एंड पैनकेक्स। आई होप कि आपको पूरी तरह से ये समझ में आ गया होगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।